नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 19 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ऑप्शन है बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को चेदी कहा जाता था। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इन महाजनपदों में दोस्तों उत्तर प्रदेश से आठ आठ महाजनपद शामिल थे। उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे, जिनका नाम है दोस्तों काशी, वत्स, कोसल, मल्ल, चेदी, कंबोज, सूरसेन, पांचाल। इसमें चेदी दोस्तों ये बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बृहद्रथ। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। बात करेंगे दोस्तों मौर्य राजवंश की, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गाजीपुर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहां पर? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, हरिद्वार में। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों कन्नौज में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। याद रखिएगा, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने दोस्तों 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपत सहाय, नवल किशोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों रघुपति सहाय। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों गुल ए नगमा। क्या है? गुल ए नगमा। इन्हें दोस्तों उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कजरी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं द्वारा प्रमुखता कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी दोस्तों मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बात करेंगे बिरहा की, तो बिरहा दोस्तों ये प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। रसिया की बात करते हैं दोस्तों, तो रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। और चैती, चैती दोस्तों लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत
के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के, या फिर वारिस अली शाह के, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के, या फिर सलीम चिश्ती के। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों वारिस अली शाह। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में किस राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का तमिलनाडु राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण विधि का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका, पेंडा, दहिया, कुरुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दहिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खेतों की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया या फिर बेवर कहते हैं। इस झूम कृषि में दोस्तों क्या होता है? झूम कृषि में जंगलों या फिर झाड़ियों को काट करके जला दिया जाता है और साफ करके भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोस्तों बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग करके अन्य जगहों पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, तो खेतों की यह पद्धति मृदा की उर्वरा शक्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोका, ब्राजील में झूम कृषि को रोका कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पेंडा कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्न पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों किताब ए नौरस। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किताब ए नौरस। किताब ए नौरस के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं और मुंतखाब उल तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। किसके समान? तराना, ताल, आलाप, तिलाना किसके समान होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आलाप। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने, या विक्रम साराभाई ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों सीवी रमन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी इसी खोज के उपलब्ध में दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फावड़ा, रहट, ढेकली, मोट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों फावड़ा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत्र ज्वर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आंत्र ज्वर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड भी कहा जाता है, ये दोस्तों साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों तेज बुखार और सिरदर्द होता है। ध्यान रखिएगा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी
ये विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बोलीविया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानी के आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध में बोलीविया में पानी युद्ध हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? लंदन, अकरा, नई दिल्ली, सिडनी। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल के मानवाधिकार पहल एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है भूटान। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी या पद की शपथ ली थी सबसे पहले, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी की प्रथम विदेश यात्रा भूटान देश की थी और यह 15-16 जून 2014 को संपन्न हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों 2018 का पेपर है, उस समय का ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन है दोस्तों चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है नेपाल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। जबकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र जिले से लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ढाका। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका मुख्यालय कहां पर है? ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। कब हुई थी? 1997 को हुई थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन है शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शामली। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया था। वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश के 9 जिले एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ये सभी एनसीआर में शामिल हैं। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है असम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को असम राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन है गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल, देवपाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मुंगेर थी।
इस वंश का सबसे महान शासक दोस्तों धर्मपाल था, इसे भी याद रखिएगा, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपण खेती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों रोपण खेती। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जा रही है उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। रोपण कृषि में दोस्तों एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे कि रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन, कपास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, प्लूटो, जुपिटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों पृथ्वी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है क्रिप्टन, आर्गन, जेनान, क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों क्लोरीन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लोरीन दोस्तों एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों शून्य वर्ग के तत्वों जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, इनको दोस्तों निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस कहा जाता है। और इन गैसों की प्राप्ति दोस्तों बहुत दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिल ब्लाइटन, ओलिविया फ्रेशर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन महाश्वेता देवी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं कौन? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आगे लिखा गया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ऑप्शन है संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी, मिसी चौधरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों संपत पाल देवी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित एक सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। इस गैंग में दोस्तों 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है और गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पीतल, तांबा, हीरा, स्टील। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों पीतल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड, रूस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति सन 1893 में दी थी। सन 1893 में दी थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किया था। दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल के राष्ट्रवादियों ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायालय, संसद। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी को भी कहते हैं
काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, ह्यूमस, बांगर, क्रिस्टलीय। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, फरेल भी कहते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है। बांगर यहाँ पर लिखा गया है। बांगर को दोस्तों पुरानी जलोढ़, दोमट और मटियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और एक होता है ऊसर। ऊसर को दोस्तों रेह, बंजर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। बलुई, बलुई मिट्टी को दोस्तों भूड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ, सहारनपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों मेरठ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक है दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और सेंट्रल फल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। कहाँ पर? पंतनगर में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गुलामी से स्वतंत्रता, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों स्वयं शिक्षण प्रयोग, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पुणे के एनजीओ स्वयं शिक्षण प्रयोग को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी, गति, ऊर्जा, भार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों दूरी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। या दोस्तों एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को दर्शाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आइरिस, कार्निया, फेस, लेंस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आइरिस, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन नामक पुस्तक लिखी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन नामक पुस्तक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। मौलाना आजाद ने अल हिलाल गुबारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।